Everybody is instructed to open their classwork copy, children. और अपनी क्लासवर्क कॉपी में एक कॉम्पोजिशन लिखना स्टार्ट करें जो मैं बता रहा हूं. A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses. कुशाल मालवीय जी आपकी बकवास हो चुकी हो तो पढ़ाई पे ध्यान दें. In the ratio of 3:2:1. B leaves the firm with an agreement among the partners and after giving sufficient notice. सपोज सुनाई पड़ गया बच्चों. तो तीन चीजों में हमने फोकस किया. B leaves the firm with an agreement among the partner children and after giving notice. खोपड़े में बात गई. अब प्रश्न ये उठता है कि B फर्म छोड़ के क्यों जा रहा है. कोई भी रीजन हो सकता है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग और सेइंग टू दैट रीजन, बट पार्टनर्स के साथ अग्रीमेंट करना पड़ेगा कि मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं. बिना अग्रीमेंट किए जैसे पार्टनर की एंट्री अलाउड नहीं है वैसे ही एग्जिट भी अलाउड नहीं है. वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है. ओरल होगा तो उसे आप अग्रीमेंट बोल देते हैं और रिटर्न होगा तो उसे डीड. मैं नहीं बोलता है, कानून की किताबें बोलती हैं. एंड आफ्टर गिविंग सफिशिएंट नोटिस. सर कितने पन्ने का, 400 पन्ने का नोटिस देना पड़ेगा? नहीं. यहां पे सफिशिएंट नोटिस का मतलब क्या होता है? नॉट लेस देन 6 months prior to the leaving of ... कम से कम 6 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा. कितने महीने पहले चिल्ड्रन? 6 महीने पहले. तो अगर आज 16 जून 2024 है और ये पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो इसको नोटिस, अगर ये आज रिटायर हो रहा है तो अलाउ नहीं होगा. कम से कम 6 महीने पहले इसने नोटिस दिया हो. तो 16 जून से 6 महीने पीछे चलते हैं बच्चों. एक महीना पीछे हो गया 16 में, दूसरा महीना पीछे हो गया 16 अप्रैल, उसके पीछे 16 मार्च, उसके बाद 16 फेब, उसके बाद 16 जनवरी. मतलब इसने नोटिस कब दिया होगा? 16 जनवरी को, 16 दिसंबर को. तो 16 दिसंबर को अगर नोटिस दिया तो 16 जनवरी तक 1 महीना, 16 फेब तक 2 महीना, 16 मार्च तक 3 महीना, 16 अप्रैल तक 4 महीना, 16 मई तक 5 महीना और 16 जून को 6ठा महीना कंप्लीट हो गया. तो सर अगर आज ये नोटिस देता है कि मैं रिटायर करना चाहता हूं फर्म से, तो 6 महीने बाद ही रिटायर कर पाएगा. दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. 16 दिसंबर से पहले इसका रिटायरमेंट अलाउड नहीं है. सर अगर भाग गया तो क्या हो गया? भाग गया तो क्या होगा? कोई फर्क की बात नहीं है. अगर बी बिना नोटिस दिए चला गया बच्चों और ए एंड सी ने बैंक से लोन बोरो कर लिया एंड दे आर अनेबल टू पे द लोन टू द बैंकर्स, कल को बैंक जब स्यू करेगा तो ए भी फंसेगा, सी भी फंसेगा, एज वेल एज बी भी फंसेगा, बिकॉज इन द आईज ऑफ लॉ वो रिटायर नहीं हुआ है. तो दैट्स वाई नोटिस देना बहुत इंपॉर्टेंट है. सर बाई चांस बिना नोटिस देके अब चला ही गया तो क्या करें? तो इन दैट केस ए और सी को न्यूज़पेपर में नेशनल एंड रीजनल एक सो कॉल्ड नोटिस निकलवाना पड़ेगा कि भाई बी इज नो मोर द पार्टनर्स ऑफ अस और अब हमारा उससे कोई भी रिश्ता लेना देना नहीं है. तो अगर हमने कोई लोन वगैरह लिया और उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक बी को स्यू नहीं करेगा. और बी ने अगर कोई लोन वगैरह ले लिया और वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो हम भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है. बट अगर ना उसने नोटिस दिया, ना हमने न्यूज़पेपर में कोई नोटिस निकलवाया और बी ने कल को कोई लोन वगैरह ले लिया और डिफॉल्ट कर गया, तो वो वाला बैंक बी को तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, साथ में ए और सी को ही पकड़ेगा, बिकॉज ए और सी भी पार्टनर्स हैं बेसिकली. बात समझ में आई या बिल्कुल भी नहीं आई? तो नोटिस का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया चिल्ड्रन. तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली रिटायरमेंट की डेट से 6 महीने पहले का कम से कम नोटिस आपको देना पड़ेगा, एल्स वो रिटायरमेंट इनवैलिड रिटायरमेंट हो जाएगा. सो दिस होल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. सबको बात समझ में आ गई? झटपट अपडेट कर ले. I hope so everybody understood the meaning of retirement children. चलिए तो let's continue.
तो आपके सामने एक एग्जाम्पल आ रहा है बच्चों, इन विच इट इज बीइंग सेड कि भाई देयर वर 3 पार्टनर्स अर्लियर, ए, बी एंड सी, और ये 3 पार्टनर्स किस दिन फर्म में थे चिल्ड्रन? जिनको डेट ना नजर आ रही हो वो ऐसे चेक करा लें अपनी, 31 March 2020, एंड देयर आफ्टर ऑन 1 April, जय हो कौन कौन कर रहा है? ए और सी। कौन चला गया? बी। वेरी गुड। तो इन सबको आप सर्कल करेंगे बच्चों और इनको नाम देंगे ऑल पार्टनर्स, और यू कैन कॉल देम एज ओल्ड पार्टनर्स। सो एडमिशन में जनरली ओल्ड में 2 होते थे और ऑल में 3, यहां स्ट्रक्चर बदल गया चिल्ड्रन। एंड इन दोनों को आप नेम करके क्या बोल सकते हैं चिल्ड्रन? दे आर द न्यू पार्टनर्स, दैट इज पार्टनर्स इन द फर्म विच इज आफ्टर बीज रिटायरमेंट, दैट इज द फर्म ऑफ ए एंड सी। या आप इनको एक और नाम से पहचान सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। व्हाट? कंटिन्यूइंग। और मिस्टर बी फर्म छोड़ के चले गए तो ही इज कॉल्ड एज द रिटायरिंग पार्टनर, या इसका एक और नाम भी हो सकता है, दैट इज आउट गोइंग पार्टनर। मोबाइल का कॉल नहीं है जो आउट गोइंग बोलेंगे आप इसको। पार्टनर इज लिविंग द फर्म तो ही इज कॉल्ड एज आउट गोइंग, और ही इज कॉल्ड एज रिटायरिंग। तो ऑल पार्टनर्स में एबीसी तीनों आएंगे, ओल्ड में भी एबीसी तीनों आएंगे, रिटायरिंग में मेरे एग्जाम्पल में सिर्फ मिस्टर बी आएंगे, एंड न्यू एंड कंटिन्यूइंग में कौन कौन बचेगा बच्चों? ए एंड सी। झटपट अपडेट दिस। So when the partner or partners willfully agree or agrees with other partner or partners not to carry his or her business relations with any further in the existing firm, it is called as what children? Retirement of a partner. Indian Partnership Act 1932 क्या बोलता है? He can retire only with the consent of all the partners. सर मान लीजिए ए और सी मिलके कुछ गुटबाजी करें, सेटिंग करें और बी को निपटा दें, अलाउड नहीं है। सर 10 पार्टनर मिलके भी एक को नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। सर फ्रॉड किया तब भी निकाल सकते हैं? तब भी निकाल सकते हैं। ये बड़ी दादागिरी है सर। दादागिरी नहीं है बच्चों, इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? रिपब्लिक में कानून होते हैं, तो आप उसके ऊपर कोर्ट केस चलाइए, आप सो कॉल्ड जज साहब से गुहार लगाइए कि भाई ये हमारे साथ बिजनेस करने के लायक नहीं है, इसे निपटाओ यहां से। व्हेन जज विल सी टू इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि सही में पार्टनर ने कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज की हैं, तो वो नोटिस दे सकता है कि अब इस पार्टनर के साथ फर्म का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जैसे डॉन को पकड़ना। तो बोला जाएगा कि पूरी फर्म को ही बंद कर दो, वो डिसोल्यूशन भी हो सकता है, और फिर आप एक नई फर्म अपनी बना लीजिए। समझ में आ गया? तो पार्टनर को मेजॉरिटी में भी हम निकाल के बाहर नहीं कर सकते। एंड टू सर्व अ लीगल नोटिस नॉट लेस देन 6 months अनलेस अदरवाइज अग्रीड अपॉन। ये इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि 6 महीने का नोटिस, बट अगर हमने डीड में लिख दिया कि नोटिस 1 महीने का भी होगा तो चलेगा, बट इस केस में बच्चों डीड को रजिस्टर कराना पड़ेगा, क्योंकि कानून से डिफिकल्ट रूल आप बना सकते हो, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं होना चाहिए वो। आई रिपीट, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं होना चाहिए, बट एग्जिस्टिंग लॉ को कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा सा डाइल्यूटेड रूल बनाना किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में अलाउड ही नहीं है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो मान लीजिए कि आपने एक स्कूल खोला, गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे स्कूल में हर टीचर को 14 दिन की साल भर में कैजुअल लीव मिलती है। मतलब सर वो जिस दिन छुट्टी रहेगा घर में टी शर्ट और जींस पहनेगा? अरे ऐसा नहीं होता। कैजुअल लीव का मतलब आप बस एक इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर को दे दीजिए, आज मैं ना आऊंगा, जो करते बनता है कर लो। एंड 15 दिन की सो कॉल्ड मेडिकल लीव मिलेगी। अगर आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो और आपके पास गवर्नमेंट की कोई फंडिंग नहीं आती है, तो आप अपने टीचर को छुट्टी नहीं भी दोगे तो चल जाएगा, बट अगेन मैंने बोला इट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो आपका टीचर एज पर एफिलिएशन रूल्स आपको स्यू नहीं कर पाएगा स्कूल में, बट एज पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, एज पर लेबर यूनियन लॉज, वो कोर्ट में आपकी बैंड बजा देगा। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? और अगर आप 14 दिन की बजाय उसको 20 दिन की छुट्टी देते हो, उसको 20 दिन की, और मेडिकल लीव 15 की जगह 10 कर देते हो, और वो कोर्ट चला गया कि भाई सरकारी नियम तो 15 मेडिकल लीव का है, तो एम्प्लॉयर बोलेगा सरकारी नियम तो 14 दिन की कैजुअल लीव का है, हम उसको भी तो 20 दे रहे हैं। तो अब मैटर अगर कोर्ट में गया तो जज वुड से कि भाई नुकसान तो कहीं से नहीं हो रहा आपका, क्योंकि 15 की जगह 10 हो गया और 14 की जगह 20, तो एक दिन तो आप फायदे में ही है कम से कम। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो एग्जिस्टिंग लॉ को आप डाइल्यूट नहीं कर सकते, बट एक्सिस्टिंग लॉ को आप स्ट्रिंजेंट बना सकते हो। सर मतलब किसी ने चोरी की, उसको नौकरी से निकालने में उसका हाथ काट सकते हैं, अगेन दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो ये काम भी आप नहीं कर सकते।
तो अगर डीड में अग्री कर लिया कि भाई 2 महीने का नोटिस भी चलेगा, 3 महीने का भी चलेगा, बट पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है 6 महीना, तो यहां पे आपकी डीड कोर्ट में रजिस्टर होगी फिर। और अगर डीड रजिस्टर्ड नहीं है और पार्टनर 2 महीने का नोटिस देके फर्म से चला गया और उसने कोई लोन ले लिया और वो विजय माल्या की तरह डिफॉल्ट कर गया, तो बैंक वाले उसको तो स्यू करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको भी करेंगे, फर्म को भी करेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। और आप ये नहीं बोल सकते हमारी डीड में तो 2 महीने का नोटिस था और ये 2 महीने का नोटिस देके गया तो ये हमारा पार्टनर नहीं है। बिल्कुल नहीं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत फर्म को केस फाइल करना पड़ेगा, मतलब आउटसाइडर फर्म को स्यू कर देगा कि आपने अपने कानून को थोड़ा सा वॉयलेट कर दिया। 6 महीने की जगह आपको 8 महीने का नोटिस रखना है, 9 महीने का नोटिस रखना है, 12 महीने का नोटिस रखना है, सब अलाउड है, बट कम अगर किया तो फिर कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। खैर इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, परेशान मत होइए। सो जब रिटायर होगा पार्टनर चिल्ड्रन, द फर्म इज कॉल्ड एज व्हाट, रिकंस्टिट्यूटेड। तो अर्लियर इट वाज ए बी एंड सी, कौन फर्म छोड़ के हमारे एग्जाम्पल में गया बच्चों, बी। अब नई फर्म में कौन कौन से पार्टनर्स बचेंगे, ए एंड सी। इतना समझ में आ गया? चलिए, सो एडमिशन में आपने पढ़ा होगा जब पार्टनर आता था तो वो कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल लेके आता था। एम आई रॉन्ग टू दिस? एम आई रॉन्ग टू दिस चिल्ड्रन? आई रिपीट, जब पार्टनर आता था तो क्या क्या लेके आता था बच्चों, शेयर ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। बस जाएगा तो ये तो लेकर जाएगा ही जाएगा, रिवैल्यूएशन होगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, उसमें भी इसकी हिस्सेदारी होगी। बिजनेस कर रहे थे, अक्टूबर में 15 तारीख को सोचा फर्म छोड़ के चले, तो 15 अक्टूबर तक का 6.5 महीने तक का जो प्रॉफिट होगा बिजनेस का, वो इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी मिलेगा। बट अगेन बच्चों ये चीज आपके सिलेबस के बाहर है। जो बेचारों ने पेट काट काट के कुछ एक्यूमुलेटेड गेन्स अलग से रखे थे, क्या पार्टनर पैसा छोड़ के चला जाएगा? इतना सीधा तो है नहीं, वो अपना पैसा लेके जाएगा। इफ देर आर एनी अनबॉर्न लॉसेस, क्या रिटायरिंग पार्टनर को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे? बिल्कुल ठहराएंगे कि बेटा इसको भी तुम जेल के जाओ। तो वहां पे सिर्फ आप 2 बातों की अकाउंटिंग करते थे, यहां पे आपको सबकी अकाउंटिंग करनी है। इज दैट क्लियर? और अगेन कुछ नया नहीं है, जैसा आपने एडमिशन में पढ़ा था डिट्टो सब वैसे ही चलता रहेगा। खोपड़े में बात गई चलन? चलिए, सो देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस, आप ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। ए बी सी को आप क्या बोलेंगे बच्चों, ऑल या ओल्ड पार्टनर्स। जो जा रहा है ही विल बी कॉल्ड एज रिटायरिंग, और जो बच गए हम उन्हें क्या बोलेंगे, रिमेनिंग या न्यू, और यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज व्हाट चिल्ड्रन, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। यहां तक की कहानी पे कोई शक या सवाल किसी को समझ में आ गया? अपडेट कर लें झटपट फास्ट। सो ये है बच्चों वेरियस एडजस्टमेंट्स दैट आर डन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जैसे आप एडमिशन में करते थे। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते थे बच्चों हम लोग, एनपीएसआर। याद है किसी को, हाउ मेनी केसेस वर देयर चिल्ड्रन? 7। यहां पे सिर्फ हाउ मेनी केसेस? 2 होते हैं, मैंने 3 बनाए हुए हैं। वहां पे पार्टनर आता था, घर में एक बच्चा और पैदा हो गया, आप बोले हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब ये दलित भी प्रॉपर्टी में शेयर करेगा, तो बड़े बच्चे को सैक्रिफाइस होगा। वो उसको ठिकाने लगाने की कोई सेटिंग बिना कंट्रोल पैनल में जाए कर लेगा। इसकी दूध की बोतल में जहर चढ़ा देते हैं, उसको थोड़ा सा जहर डाल देते हैं, इसको मोमोज खिला देते हैं। अब यहाँ पे एक पार्टनर जा रहा है बच्चों, तो जो भी उसका प्रॉफिट है क्या वो मेरे को मिलेगा, आपको मिलेगा, किसको मिलेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलेगा। तो दे विल हैव सम मोर प्रॉफिट नाउ ऑनवर्ड्स, जितना पहले मिलता था उससे ज्यादा मिलेगा, तो दे हैपन टू गेन। तो आपको कौन सा रेशियो निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। मेरे को जरा फॉर्मूला बताइए, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या होता था चिल्ड्रन, ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। यहां हो जाएगा बच्चों एनपीएसआर माइनस ओपीएसआर। नो, मतलब जो वहां था वो नो है, उसका उल्टा है। तो वहां पे ओल्ड माइनस न्यू था, यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा। और आपको अगर याद होगा, आपने ओल्ड माइनस न्यू में कभी कभी आंसर निकाला था माइनस में आ गया था, तो आप उसे क्या बोलते थे, गेन। गेनिंग का फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने आपको, न्यू माइनस ओल्ड, ये भी तो माइनस में आ सकता है, तो उसका उल्टा क्या माना जाएगा, सैक्रिफाइस। पढ़ेंगे, परेशान मत होइए। गुडविल का एडजस्टमेंट, 2 केसेस आपको याद होंगे, एक था गुडविल एग्जिस्ट करता है चिल्ड्रन, और दूसरा था नॉट एग्जिस्ट। जब एग्जिस्ट करता था क्या करते थे आप, वेरी गुड, राइट ऑफ करते थे। कंडीशन ट्रांसफॉर्म किसमें हो जाती थी, नॉट एग्जिस्ट। फिर वहां पे क्या सोचते थे, लाएगा या, यहां कहेगा ना ना मैं तो लेके जा रहा हूं, यहां ऐसे नहीं ले जाएगा, नहीं लेके, क्यों लेके जाएगा, बिल्कुल लेके जाएगा।
तो इसके बाद बच्चों बस आपको एक एंट्री और करनी है और आपकी गुडविल की कहानी यहाँ पे समाप्त। जो वहां पे ढेर सारा बवंडर पड़ा था, आपको थोड़ा दलिद्दर चैप्टर लगेगा, 2 कौड़ी सड़क छाप चैप्टर सर, समझ में आ गया। तो वो शॉपिंग मॉल था, ये मुन्ना पान भंडार, आई रिपीट वो शॉपिंग मॉल था, सारे शोरूम थे वहां पे। वहां तो विंडो शॉपिंग करके आके जेब खाली थी, यहाँ पे 100 रुपए लेकर पूरा बाजार लूटने चले आप। तो एडमिशन इज अ शॉपिंग मॉल, और ये मुन्ना जनरल स्टोर। कौन सा स्टोर? हाँ, जितना मुन्ना और मुनिया सब जाएंगे वहां, 5 रुपए की कंपट खरीद लिया, 2 रुपए का लंपट खरीद लिया, 3 रुपए का चूरन खरीद लिया। यहाँ चीजें सस्ती हैं, बट शॉपिंग मॉल में चीजें बहुत महंगी होती हैं, औकात से बाहर। तो शॉपिंग मॉल का मतलब क्या हो गया? MUX लेस देन PX, और मुन्ना प्रोविजन स्टोर MUX मोर देन PX। समझ में आ गया? समझ में आ गया? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। बताइए 4 कॉन्सेप्ट्स आपने क्या पढ़े थे यहाँ पे, अगर याद हो लोगों को? असेट बढ़ता था या लाइबिलिटी घटता था, तो क्या बोलते थे हम इसको? गेन। समझ में आ गया? एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन, आपने कभी कभी सुना होगा असेट घट रहा है और लाइबिलिटी बढ़ रहा है, इसे क्या बोलते थे? लॉस। गेन के केस में रिवैल्यूएशन को आप क्या किया करते थे बच्चों? क्रेडिट। और लॉस के केस में आप रिवैल्यूएशन को क्या करते थे? डेबिट। याद आ गया? डिट्टो सेम है। चलो, assets taken over and liabilities assumed, जैसा एडमिशन में पढ़ा था एग्जैक्टली सेम होगा। accumulated profits, जो पार्टनर जा रहा है, he'll take his share in reserve और leave it to the old partners। he'll take its share, पुराने पार्टनर्स को अपना शेयर देकर नहीं जाएगा। सर बड़ा चतुर कनिंग टाइप का है। और अगर लॉस है बच्चों फर्म में, हम उसकी गर्दन पकड़ेंगे, बोले इधर 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 इधर, ये पहले लॉस झेलो तब यहां से जाओ, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे धर्मेंद्र के बगैर। इसके बाद हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट यहां पे भी है, बट थोड़ा डिफरेंट है बच्चों। और नई चीज यहां पे आपने क्या पढ़ ली? सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। या तो उसको झटपट पे कर देंगे, और अगर औकात नहीं है पे करने की, तो उसके पेंडिंग अमाउंट को क्या मान लेंगे? लोन। इज दैट क्लियर? और उसके बाद बच्चों, पुराने पार्टनर्स में लड़ाई ना हो जाए, देयर कैपिटल्स शुड बी इन प्रपोर्शन विद देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना पड़ेगा। समझ में आ गया? यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ही बहुत बड़ा बवंडर है। 7 केस आपको यहाँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के मिलेंगे। कितने? 7। वहां पे तो सिर्फ 1 था, यहाँ 7 मिलेंगे। तरीका वही होगा, टोटल कैपिटल आपने निकाल ली, फिर एनपीएसआर में डिवाइड करके न्यू कैपिटल आ गई, फिर कंपेयर करेंगे, सरप्लस है तो ले जाओ और डेफिशिएंसी है तो ले आओ। मछली जल की रानी है मत करना, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, कुछ दिन रखोगे तो सड़ जाएगी। ये नया एड ऑन था, ये आपको टीचर ने नहीं बताया होगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? और कुछ दिन बाद पका के खा जाओगे तो यूटिलिटी भी दे जाएगी आपको। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे बस टोटल कैपिटल निकालने के 7 कंडीशन आपको सिखाए जाएंगे, बाकी पूरा एडजस्टमेंट एकदम सेम चलता है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? तो झटपट चीजों को अपडेट कर लें प्लीज। चलिए बच्चों, अब बच्चों मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया? अगर पैसा नहीं दे पाए तो दैट पेंडिंग अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? लोन। और फिर आपको एक लोन का अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसमें हर साल पेमेंट करके सेटलमेंट दिखाना पड़ेगा। ये बड़ा आसान होता है। आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर में एसेट अकाउंट बनाना सीखा था, डिट्टो वैसे ही ये काम करता है। आई रिपीट, डिट्टो वैसे ही काम करता है, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो एक्सेप्ट दीज 3-4 आइटम चिल्ड्रन, बाकी जितना आपने एडमिशन में पढ़ा था एग्जैक्टली सेम चलेगा। सब लोग इस बात को समझ गए? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए बच्चों,